और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। पंजाब में कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से नए सीएम के नाम को लेकर कयासाराइयां लगातार जारी थी और अब जराए के हवाले से यह खबर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए वजीर आला बन सकते हैं। जराए के हवाले से यह खबर कि आला कमान को सुखजिंदर सिंह का नाम भेजा गया है, उनके नाम पर मुहर लगाने की बात भी कही जा रही है। यह भी खबर है कि सुखजिंदर सिंह ने गवर्नर से मिलने का वक्त भी मांगा है, ताहम सुखजिंदर सिंह इस बात से इनकार कर रहे हैं। कैप्टन साहब बुजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की तरह समझा और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू, अपने बेटे वांगू, अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे दूरियां तो बनी। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसेस रहे ने, तुसीं वेखिया होगा कि कैप्टन साहब ने एक बार भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मुंहों कोई गल निकल जाती होगी, कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं की। कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब नूं वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया होवे ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब के सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में मीटिंग्स का दौर भी जारी रहा, कयासाराइयां भी जारी रहीं और अब ये खबर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए सीएम हो सकते हैं। अभी वहां पर क्या अपडेट? देखिए हिना, करीब 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अंबिका सोनी इस वक्त राहुल गांधी के आवास में है, मीटिंग चल रही है और यहाँ पर जो ज़राए हमारे हैं वो बता रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो ऑब्जर्वर हैं अजय माकन और प्रभारी हरीश रावत, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। जो पंजाब में विधायकों की राय है, जो वहाँ पे लोगों की राय है, वो यहाँ तक पहुँचाई जा रही है। इसी को लेकर अभी मंथन चल रहा है। हाँ, ये है कि रंधावा साहब का नाम पे भी चर्चा की जा रही है, लेकिन अंतिम तौर पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अंबिका सोनी से बात जब वो घर से निकली थी मीटिंग के लिए, तब बात हुई थी। अंबिका सोनी ने अपनी उम्मीदवारी को तो सबसे पहले खारिज कर दिया था कि मैं नहीं हूं, क्योंकि जब भी यहाँ का एक रिवायत है पंजाब की कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बना वो सरदार बना। तो अब देखना ये है कि कौन बनता है। अगर रंधावा साहब बनते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू के वो करीबी हैं, उनकी कैंप से आते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए होगी। वैसे यहाँ ये भी बता दूं ही ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू या उनके किसी समर्थकों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो चेतावनी है वो साफ जाहिर करती है कि इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर मंथन चल रहा है कि एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, किसको बनाया जाए, किसके नाम पर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो महज 2 महीने के लिए बनेगा। तो लेकिन उस 2 महीने पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल होंगे। तो इस वजह से एक बहुत कदम फूंक कर आला कमान चल रहा है और इसी वजह से अभी तक कोई नाम का फैसला नहीं किया गया। और एक ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ राहुल गांधी के आवास से कोई मैसेज चंडीगढ़ जाए, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या सीधा ऐलान करके ये तय हो कि फलाने को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, या यहीं पर अंबिका सोनी बाहर आए, वो इस तरह की बात करें कि जी अशरफ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कयासाराइयां तो सुबह से जारी हैं, कई नाम सामने आए और जब खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार किया। लेकिन हाँ, गवर्नर से मिलने के लिए उन्होंने वक्त जरूर मांगा है। बिल्कुल, देखिए हिना, यही वजह है कि वो खुद इनकार भी कर रहे हैं और गवर्नर से मिलने का वक्त भी मान रहे हैं। और दूसरा, वो कैप्टन के विरोधी कैंप के यानी नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं जो
टकराव वाली स्थिति है वो बनी हुई है और इसको खत्म करने के लिए ही यहाँ राहुल गांधी के घर में मीटिंग चल रही है। वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये टकराव जैसे ही खत्म होता है, किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो नाम का ऐलान होगा। जो जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर भी कांग्रेस पंजाब में जा सकती है। 2 उप मुख्यमंत्री में कोई दलित भी हो सकता है, हिंदू चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि इनको चुनाव में जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधना है, तो उसको ध्यान में रखकर भी फैसला किया जाएगा। हिना जी बिल्कुल। और अशरफ, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर सियासी सरगर्मियां जो हैं इस वक्त उरूज पर हैं और पंजाब पर सभी की नजरें लगी हुई हैं और आज से नहीं लगी हैं। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि इस तरह के हालात वहां पर बनना शुरू हो गए थे। यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब इस तरह की मीटिंग्स की नौबत क्यों आती है? क्यों नहीं पहले से ही तमाम चीजें जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है वो क्यों नहीं की जाती? यहां पर भी आज भी यही बात तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की मुखालिफ पार्टियां, वो यही बात कह रही हैं। बिल्कुल ही ना, देखिए यही एक कांग्रेस की आप इसे खासियत मान लें या कमी मान लें कि कोई भी फैसला बहुत जल्दी नहीं करते और इसका खमियाजा पार्टी को कई बार भुगतना पड़ा जी। चाहे आप आप राजस्थान का देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, पंजाब में सरकार है, आप वहां देख लीजिए, तो फैसला नहीं लेते। और फैसला नहीं लेने के पीछे जो आला कमान के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि एक कोई फैसला लेने के किसी के हक में जा सकता है तो किसी के विपक्ष में जा सकता है, किसी के विरोध में जा सकता है, तो दोनों पक्षों को बहुत तोला जाता है। तो जिसका पलड़ा भारी होता है आला कमान उसके के बारे में अपना फैसला करते हैं। लेकिन अगर कहीं लगता है कि ये बराबरी वाला है तो उसको वो टालने की डिले टैक्टिक्स के ऊपर अपनाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी तक बहरहाल पंजाब में अभी भी नए सीएम के नाम के ऊपर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी तमाम तर जानकारी के लिए। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कैप्टन के जरिए सिद्धू पर लगाए इल्जामात बेहद संगीन है। मीडिया से बात करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि सिद्धू की सरगर्मियों को लेकर पहले ही अवाम के जहनों में बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी पर सवाल उठा दिया और कहा कि कैप्टन के लगाए गए इल्जामात पर कांग्रेस पार्टी वजाहत पेश करे। उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है और देश ने देखा है, देश के मन में पहले से ही ये मुद्दा था। कल उसको अमरिंदर सिंह ने मुखर किया। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं? इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? आज हमें यही पूछना है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के असेंबली इंतखाबात को लेकर खासी पुरजोश नजर आ रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलानात किए। केजरीवाल ने उत्तराखंड में हर घर रोजगार तब तक 5,000 देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि उत्तराखंड में आपकी हुकूमत बनने के पहले 6 माह में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर तंज किया। उन्होंने कहा कि हर रोज इतनी ही तादाद में वैक्सीनेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा एक आग्रह है कि अपना जन्मदिन अगले 30 दिन मनाइए इस देश में, जिससे हर रोज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे, जिससे कि सारी जनसंख्या को वैक्सीन लग जाए। क्योंकि सत्य यह है कि 21 जून को इसी साल 80 लाख वैक्सीन लगाए गए थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीनेशन दोबारा अपने हाथ में लिया था। लेकिन वो कैसे हुआ था ये भी सर्वविदित है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन रोक दिया गया था, थाम दिया गया था पहले 3-4 दिन, और फिर ये एक आर्टिफिशियल हाइक हुई थी। मेरा यह मानना है कि आज हिंदुस्तान ने डबल डोज सिर्फ और सिर्फ अपनी 13% पॉपुलेशन को कल तक लगाई थी। यह रोज होना चाहिए, यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम नहीं होना चाहिए। 113 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा अपनी जनसंख्या को डबल वैक्सीनेट किया है। तो इधर उधर की बातें छोड़कर अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ये वादा दिलाते हैं कि 2 करोड़ वैक्सीन रोज लगेंगे अब से, तो मैं इसका स्वागत करती हूं। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी दर्शाता है कि क्षमता है, पॉलिटिकल विल नहीं है लगाने की। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर अपने अंदाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि एमआईएम किसी पार्टी से खौफजदा हरगिज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमित शाह के निर्मल दौरे से इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि बीजेपी एमआईएम से कितनी खौफजदा है। बीजेपी का जलसा हुआ, वजीर दाखिला है। कांग्रेस का जलसा हुआ, कहां पे हुआ आजकल नहीं मालूम कहां है तो खैर जलसा हुआ। दोनों जलसों में जिक्र खैर मजलिस का ही होता है। इनके पेट में इनको के पेचिश की बीमारी है। ऐसा दिखता है कि घर में सुकून नहीं मिल रहा, मजलिस के खिलाफ बोले तो सुकून मिलता है लोगों को। उन्होंने निर्मल में बोल रहे, इन्हों कहा वहां बोल रहे। अरे अपनी बात करो ना। नहीं, मजलिस को ऐसा करेंगे कि अरे मजलिस को इंशाल्लाह तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे पहले तुम तय कर लो तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम पूरे मिलकर लड़ना चाह रहे, आ जाओ, तैयार हो। एक बात याद रखिए, मजलिस की जो कामयाबी का राज जो अल्लाह ने हमको अता किया, नेमत है मजलिस, याद रखिए। मैं चले जाऊंगा इस दुनिया से, यकीनन जाऊंगा, आप सब जाएंगे। हम मजलिस किसी सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है कामयाबी के लिए। ये मजलिस की ताकत है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, रहमत है। दूसरे पार्टियों क्या होता है कि मियां बीवी बने तो जीतते।
कानपुर की कंपनी रिच ग्रुप और रिच इंडस्ट्री के मालिकों ने अपने कई मुलाजमीन को बोगस कंपनियों का डायरेक्टर बना रखा था। इसके बाद इनकम टैक्स महकमे की टीम ने छापा मारकर फर्जी बिलिंग की तस्दीक के बाद जांच का दायरा बढ़ाया। जराये के हवाले से कहा जा रहा है कि सोनू सूद के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के लिए भी इस ग्रुप की जानिब से फर्जी बिल जारी किए गए हैं। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी संदीप सविता। फिल्म अदाकार सोनू सूद के घर मुंबई में आयकर की छापेमारी के बाद अब कानपुर से भी उसके तार जुड़े नजर आए हैं। आयकर की टीम यहां पहुंची, एक कंपनी जहां से फर्जी बिल बनाए गए और वहां के चपरासियों के नाम से बोगस कंपनियां बनी हुई थी, जिसके जरिए सोनू सूद की कंपनी के फर्जी बिल बनाए गए। वहां पर 3 दिनों तक इस जगह पर आयकर की टीम रुकी रही, यहाँ पर छापेमारी हुई, यहाँ पर से कई चीज़ें बरामद की गई हैं, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स वो कब्जे में ले लिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कि ताला पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ पर एक फैमिली भी रहती थी और लगातार यहाँ पर काम हो रहा था, जो फर्जी तरीके से काम हो रहा था। सोनू सूद का जिस तरह से इसमें जुड़ाव नजर आया है और आयकर विभाग ने यहाँ पर छापेमारी की है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ की तहसील मेढक के एक गांव में डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई। 16 साल नौजवान नदी में नहाने गया था, जहां लोगों ने उसे डूबते हुए देखा और आनंद फानन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साहिल अहमद पानी में नहा रहा था, एतवार का घर था, सारे छोटा भाई था उसके साथ, तो पानी में डूब गया बेचारा अचानक। किस क्लास में पढ़ता है? मैट्रिक। देखिए, एक यंग बॉयज़ मेमरी मोहम्मद साहिल सन ऑफ अब्दुल करीम, एज 16 साल, आर अड़ी मेंटर जो है। ये हिस्ट्री ऑफ ड्रोनिंग है, अड़ी रिवर में नियर क्रशर, कोई स्टोन क्रशर है वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल लाने से पहले कोई विदिन 30 to 1 आवर के बीच में वहाँ पर ही डेथ हो गई है। तो अभी हम जो है जो अभी लीगल फॉर्मेलिटी का टॉप्सी की वो कर रहे हैं और अभी डेड बॉडी जो है हैंड ओवर की जाएगी लोगों की। शहर हैदराबाद में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज और कल हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हैदराबाद के इलाके चार मीनार, शालीबंडा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, टैंक बंड और दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद गणेश विसर्जन का सिलसिला भी जारी है। अक़लियतों के लिए काबीना में सब प्लान की मंजूरी के बाद रियासत भर के मुसलमानों में खुशी देखी जा रही है। कर्नूल में वाईसीपी कारकुनों और मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया और आजहानी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे पर फूलमाला पेश की। इस दौरान वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के पोस्टर को भी दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली हफीज खान के अलावा कर्नूल कॉरपोरेशन मेयर और दीगर भी मौजूद रहे। 9 साल मिनिस्टर थे, कई मेमोरेंडम दिए गए, उनको बताया गया कि जो है बहुत हालात खराब है मुसलमानों की माइनॉरिटी, आप रिजर्वेशन दीजिए बोलकर, मगर उन्होंने कुछ नहीं करे। मगर जब राजशेखर के साथ सीएम बने, आने के फौरी बाद रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ। आज 4% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने की वजह से आज बच्चे जो है मेडिसिन कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, लॉ करे हैं, MBA ग्रेजुएट्स। आंध्र प्रदेश में लागू की गई नई टैक्स पॉलिसी के खिलाफ नंदयाल में एहतजाज जारी है। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम ने 27 सितंबर तक जंजीरी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जंजीरी भूख हड़ताल में कर्नूल के साबिक रुकन असेंबली एम ए गफूर ने शिरकत की। उन्होंने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा किया। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम के कन्वीनर ने इस मौके पर कहा कि रियासत में बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा घरों के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, कचरे पर टैक्स आयद किया जा रहा है। कन्वीनर मौलाना मुस्तहक अहमद ने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। जब से ये लोग हुकूमत की गद्दी पर बैठे हैं, उस वक्त से आज तक एक गरीब
मजदूर, किसान चैन से नहीं है, सुकून से नहीं है, बेचैन है, रोजी नहीं मिल रही है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। कोरोना के वक्त में 1.5 साल से कोरोना की हालत चल रही है। लेबर बेरोजगार हो चुका, किसान बेरोजगार हो चुका, मजदूर बेरोजगार हो चुका। ऐसे वक्त में करंट के बिल के नाम से, इसी तरह डीजल और पेट्रोल और इसी तरह घर के फंड वगैरह के नाम से गरीब जनता, आवाम सबका खून चूसने के लिए, आवाम के जेब से पैसा निकालने के लिए ये कुर्सी पर बैठे हैं। ये कुर्सी पर अपने लिए बैठे हैं, जनता के लिए, आवाम के लिए, आवाम की फलाह बहबूदी के लिए नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों जिंदगियां छीन ली। कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वालों में बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की रही जो कि वक्त पर ज़रूरी मेडिकल सहूलतों के साथ सही इलाज और हौसले की कमी की वजह से जिंदगी की ये जंग हार गए। लेकिन कोरोना का शिकार होने वालों में ऐसे अफराद भी रहे जो कि डॉक्टर्स की बेहतरीन निगरानी में बेहतर इलाज, घरवालों की हौसला अफजाई और अपनी हिम्मत, अपने हौसले से कोरोना से जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब भी रहे। मेरठ के विश्वास सैनी ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल है जो कि 4 माह से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में कोरोना से लड़कर और ठीक होकर, सेहतयाब होकर, शिफायाब होकर अब अपने घर लौट आए हैं। कोरोना से 130 दिन बाद जंग लड़कर और रिकवर होकर इस वक्त विश्वास सैनी अपने घर पर मौजूद हैं। हालांकि ये अभी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन जो हालात इन्होंने 130 दिन हॉस्पिटल में गुजारे वो दूसरों के लिए भी न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि ये भी समझाता है कि अगर जीने की ललक हो और सही ट्रीटमेंट मिल जाए और आपके अंदर हौसला हो तो बीमारी से लड़कर बचा जा सकता है। विश्वास का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इतने लंबे वक्त तक कोरोना से मुतासिर रहकर विश्वास का ठीक होना किसी मोजज़े से कम नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक विश्वास के ठीक होने में वक्त पर बेहतर इलाज के साथ जिंदगी को जीने का वो जज्बा भी था जिसने विश्वास को जिंदा रखा। विश्वास का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि विश्वास के केस से जहां लोगों को ये पैगाम मिलता है कि इलाज के दौरान हिम्मत बनाए रखना कितना ज़रूरी है, वहीं ये भी सबक मिलता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन कितनी। 28 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव होने के बाद हालत ख़राब होने पर 2 मई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालत बिगड़ते ही चले गए और मरीज को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। उस दौरान सही दवाइयाँ, सही गाइडेंस, सही केयर, सही मार्गदर्शन से मरीज और अपनी मजबूत मानसिकता की वजह से मरीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होते चला गया। काफ़ी समय लगा, 130 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से 40 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर पे भी रहे। विश्वास यानी मेरे हॉस्पिटल में 3 महीने रहे हैं, तो हम इन्हीं के केस में हम देखें तो हमने 1.5 महीने पहले जब हम HRCT कराया तो नॉर्मल जो लंग टिश्यू था वो 10 से 15% वर्क कर रहा था, लेकिन अब हमने हफ्ते भर पहले हमने इनका HRCT कराया है तो अब इस समय नॉर्मल टिश्यू 30 से 35% इनका नॉर्मल लंग टिश्यू वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से। सफाई के आलमी दिन के मौके पर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बुरहानी फाउंडेशन ने मुंबई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत वेस्ट पेपर मटेरियल को रिसाइकिल करके नई कागजी अशिया बनाने का काम किया जा रहा है। बोहरा फरका इस प्रोजेक्ट को मुल्क भर में अपने मराकज़ में खोलने की तैयारी कर रहा है। वेस्ट पेपर मटेरियल इकट्ठा करते हैं,